Hello friends and my dear students, welcome to your YouTube channel SK Nursing Studies. So आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज़ ऑन कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स. कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चों की तरफ से भी हो सकती हैं एंड दैट कैन बी ड्यू टू मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. सो आज ये चीज़ डिस्कस करेंगे. और जो फीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं ये वैसे तो यूजुअली माइनर होती हैं बट इसके कई बार कॉन्सिक्वेंसेस मेजर भी हो सकती हैं. और कई बार हम इन कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स को घर में ही रिजॉल्व कर सकते हैं ड्यू टू सम मेजर्स. और कई बार इन चीज़ों ये जो इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है. सो आज हम डिस्कस करेंगे 7 फीडिंग प्रॉब्लम्स. तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट एनी डिले. लेट्स बिगन विद द टॉपिक. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स, राइट. आज क्या स्टार्ट करेंगे? कॉमन feeding problems. So introduction में feeding problems in infants and young children are usually minor, राइट. सो फीडिंग प्रॉब्लम्स जो इन्फेंट्स में रहेंगी या फिर जो यंग चिल्ड्रन होंगे उनमें माइनर होती हैं. बट समटाइम्स ये फीडिंग प्रॉब्लम्स सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी ला सकती हैं बच्चों में. So some feeding problems resolve without treatment, but others require medical attention or hospitalization. कुछ feeding problems जो हैं वो हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं without any kind of कंसल्टेंसी. बट कुछ जो फीडिंग प्रॉब्लम्स अराइज होंगी उनके लिए हमें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है. तो हमें उसके लिए पीडियाट्रिशियन को जाकर दिखाना होगा, राइट. सो प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फीडिंग टेक्निक्स कैन एलिविएट सम फीडिंग प्रॉब्लम्स. सो कुछ फीडिंग प्रॉब्लम्स जो हैं वो फीडिंग टेक्निक्स मदर को आनी चाहिए या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ रिजॉल्व हो सकती हैं. ठीक है जी. सो फीडिंग प्रॉब्लम्स बच्चे कब अराइज होती हैं? फीडिंग प्रॉब्लम्स जैसे कि कोई बच्चा जब टू लिटिल फीड ले या फिर टू फ्रीक्वेंट फीड ले या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ फीडिंग लेता है बच्चा या फिर रॉन्ग टेक्निक के साथ हम बच्चे को फीड करते हैं. ठीक है. सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ फीडिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है. हम अगर बात करें फीडिंग प्रॉब्लम्स अराइज हुई तो फीडिंग प्रॉब्लम्स जो अराइज होती हैं वो सबसे पहले प्राइमरी केयर गिवर से होती हैं, राइट. इट कैन बी क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बड़े पोजेसिव होते हैं बच्चे को लेके तो वो ओवर फीड करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चे को. कुछ पेरेंट्स होते हैं जो इग्नोर करते हैं या फिर मदर जो है उसको प्रॉपर लैक्टेशन नहीं आ रही है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो उन केसेस में अंडर फीडिंग रह जाएगा बच्चा. कई बार मदर जो है वो बच्चे को बर्प नहीं करती है तो रिगर्जिटेशन हो जाएगा और स्पिटिंग अप हो जाएगा, है ना. तो कई बार क्या है ओवर फीड इतना करवा दिया बच्चे को कि वो वॉमिटिंग की फॉर्म में बाहर आ गया. सो दीज ऑल आर द कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स जो आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आई विल टेल यू हाउ यू कैन रिड्यूस दैट. हम इन कॉमन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम मदर को क्या क्या चीज़ें एडवाइस करेंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स को क्या क्या एडवाइस करेंगे कि आपने क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी जिससे आप इन फीडिंग प्रॉब्लम्स से बच सकते हो. सो फर्स्ट कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम इज स्पिटिंग अप एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज बर्पिंग अप. देखो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको यही चीज़ बच्चे बताती आ रही हूँ कि आफ्टर फीड यू हैव टू इन्फॉर्म द मदर कि आपने बर्प करना ही करना है. आपने बच्चे को अपराइट पोजीशन में उठाना है और उसकी जो बैक है उसको थपथपाना है. ठीक है. जिससे जो एयर होगी, है ना, बच्चा जो एयर एक्स्ट्रा एयर लेके अंदर गया वो बाहर निकल जाए. So this is what is burping up. So
इट इज द एफर्टलेस रिटर्न ऑफ स्वेलोइड फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क। अगर मदर अपना मिल्क बच्चे को दूध अपना पिला रही है, या फिर मदर आर्टिफिशियल फीड पे बच्चे को लगा रही है, फॉर्मूला फीड पिला रही है, तो क्या होगा, एफर्टलेस रिटर्न। तो वो जो दूध है वो बैक आ रहा है, वो बैक फ्लो कर रहा है, जिसे हम रिगर्जिटेशन भी बोलते हैं बच्चे, जिसे हम पोस्टिंग भी बोलते हैं, राइट, POSSETING, और इसे हम रिगर्जिटेशन का नाम भी देते हैं। तो आपने याद रखना है, चाहे आप स्पिटिंग अप लिख दीजिए, चाहे आप बर्पिंग अप लिख दीजिए, चाहे आप पोस्टिंग लिख दीजिए, चाहे आप रिगर्जिटेशन लिख दीजिए। सो थ्रू द माउथ और द नोज आफ्टर फीडिंग। अब बच्चे ने दूध तो पी लिया, राइट, बट वो दूध जो है वो क्या हो गया, रिटर्न, एफर्टलेस रिटर्न हुआ, बच्चे का कोई एफर्ट नहीं लगा, इसमें एफर्टलेस रिटर्न हुआ, एंड आइदर थ्रू बच्चा माउथ में से बाहर निकालेगा और नोज में से निकालेगा। सो बहुत सारे बच्चे जो हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं ना, वो दैट फीड को माउथ और नोज में से बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से, सो ऑलमोस्ट ऑल इन्फेंट्स स्पिट अप बिकॉज इन्फेंट्स कैन नॉट सिट अपराइट ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग्स। तो देखिए, मोस्टली मदर्स क्या करती हैं, मदर्स बच्चे को ऐसे लिटा के दूध पिलाती हैं, पिलाते हैं ना हम, बट हमने ऐसे लिटाकर बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। हमने कैसे बच्चे को दूध पिलाना है, पिलोज रखकर, और बच्चे को थोड़ा सा सेमी अपराइट पोजीशन में या हम दूध पिलाएंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे, आफ्टर दैट आपने बच्चे को अच्छे से क्या करना है, बर्प करना है, अच्छे से बर्प कर देना है। सो लाइकवाइज, सो मोस्टली क्या, इन्फेंट्स जो हैं दे कैन नॉट sit upright during and after feedings. Also, the valve that separates the esophagus and stomach is immature. आपको पता होगा, कार्डिक स्फिंक्टर, है ना। देखिए अब ऐसे, this is esophagus and this is stomach and this is the sphincter, and this sphincter is known as cardiac sphincter. This is also immature in infants. So, and does not keep all the stomach contents in place. So spitting up gets worse when an infant eats too fast or swallows air. तो हम ना नॉर्मली अभी भी हम बोल देते हैं कि हमें खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए। सो एयर जो है वो स्वेलो ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए ना ही तो बच्चे को बहुत जल्दी से फास्टली हमने दूध पिलाना है, और कोशिश करनी है कि वो स्वेलो एयर ना करे। मैं आपको बताऊंगी टेक्निक में। सो स्पिटिंग अप यूजुअली स्टॉप्स बिटवीन द एज ऑफ 7 months एंड 12 months, ठीक है। तो तब क्या होगा, 12 months, तब क्या होगा, 7 months एंड 12 months, तो बच्चे का जो स्फिंक्टर है वो भी मैच्योर हो जाएगा। तो ये नहीं है कि दूध, अब ऐसे तो हमारा स्फिंक्टर देखो मैच्योर हो गया, हम लेट भी जाते हैं खाकर, तो ये तो नहीं है कि रिगर्जिटेट होता है, कभी कभी होता है जब हम भी ओवर फीड कर लेते हैं, है ना, इन दोज केसेस, या बहुत स्पाइसी खा लेते हैं, तब वो रिगर्जिटेट बैक फ्लो हो जाता है हमारे स्टमक कंटेंट्स इनटू इसोफेगस। सो स्पीटिंग अप कैन बी रिड्यूस्ड बाय फीडिंग इन्फेंट्स बिफोर दे गेट वेरी हंग्री। तो जो जितनी देर तक बच्चे को ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, यू शुड नॉट फीड द बेबी। सेकेंड, बर्पिंग दैम एवरी 4 to 5 minutes, बर्प करना है। प्लेसिंग दैम इन एन अपराइट पोजिशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फीड, आपने बच्चे को अपराइट पोजिशन, मैंने आपको बताया ना, थोड़ा अप करके बच्चे को फीड करा। द बेबी शुड नॉट फीड व्हेन क्राइंग, यस, तो एयर जो है वो ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्वेलो हो जाएगी। सो दैट इज वाई baby should not feed when crying. Or one thing more, infant should be placed on right side after feeding and burping should be done by proper technique, ठीक है, so that to remove the swallowed air. और एक और चीज है जिससे हम swallowed air जो है वो कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम कम? मैंने करवाया था ना आपको, एक टेक्निक करवाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेबी का जो माउथ है वो
अरेोला जो है को कवर करता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वो टाइटन हो जाएगा, वहां पे अरेोला को टाइट करेगा माउथ, तो उससे जो एयर स्वेलोड एयर है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि टेक्निक जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग की वो मदर को बता देनी है कि आपने कैसे फीड करना है बेबी को। समटाइम्स मदर डोंट नो कि हाउ टू फीड द बेबी, तो इसी वजह से ही मदर को भी फीडिंग प्रॉब्लम्स आती हैं और बच्चे को भी फीडिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। सो इफ द मटीरियल, एक चीज और बड़े ध्यान से सुननी है बेटा, इफ द फीड, if the material which is coming out or spit up, baby is spitting up, that is green in color, so, or it indicates that it is bile, or if it is bloody or causes any coughing or choking, then medical attention is needed immediately. Then you should not wait and watch, right? आपने मदर को ये समझा के भेजना, अगर बच्चा दूध बाहर निकाल रहा है तो okay, it means that it is regurgitation, it is spitting up. But if the color of the material is not white, it is other than white, so that is a serious medical attention. So you have to go to a pediatrician, you have to rush to the hospital, right? So next is vomiting. अगर हम अब वॉमिटिंग की बात करें, इट इज द अनकंफर्टेबल फोर्स्ड थ्रोइंग अप ऑफ फीडिंग्स। अब बच्चा इसमें क्या करेगा, फोर्सफुली, मैंने स्पिटिंग अप में आपको बताया वो एफर्टलेस होता है, बट वॉमिटिंग जो होती है वो फोर्स्ड थ्रोइंग अप ऑफ फीडिंग्स होती हैं, वो कंफर्ट इतना एफर्टलेस होता है, ये अनकंफर्टेबल होता है, एंड इट इज नेवर नॉर्मल। एंड वॉमिटिंग इन इन्फेंट्स इज मोस्ट ऑफन द रिजल्ट ऑफ अक्यूट वायरल गैस्ट्रेंट्राइटिस। हो सकता है बच्चे का जो स्टमक कंटेंट, स्टमक जो है वो इन्फ्लेम्ड, इंट्राइटिस जो है इन्फ्लेम्ड हो गया। सो vomiting may occur due to overfeeding, excessive swallowing of air, or prolonged burping, or maybe due to pathological conditions. ठीक है, सो वॉमिटिंग जो है आ गया ना, ओवर फीडिंग की वजह से हो सकती है। बच्चे को बार बार, बच्चा रिफ्यूज कर रहा है, फिर भी मदर बड़ी पोजेसिव है, बार बार फीड करी जा रही है, बच्चे को नहीं करना है ओवर फीड। जितनी देर तक बच्चा हंग्री नहीं होगा, खुद से नहीं मांग रहा है फीड, डोंट फीड। एक्सेसिव स्वेलविंग ऑफ एयर, इसके लिए मदर को ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक का आना बड़ा जरूरी है। प्रोलॉन्ग्ड बर्पिंग, बर्प ही नहीं किया, ठीक है ना, और इट मे बी ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल कंडीशंस। कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, कॉन्जेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है, सो इट कैन बी एनी। सो अब वॉमिटिंग को रिड्यूस कैसे करेंगे, वॉमिटिंग को हमने रिड्यूस कैसे करना है, करेक्टिंग फॉल्टी फीडिंग टेक्निक आ गया ना। आपने मदर को एडवाइस करना है कि कैसे आपने फीड करना है बेबी को, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, ठीक है। बच्चे का माउथ जो है वाइड ओपन होना चाहिए, और वाइड ओपन होने के बाद अरेोला जो है वो कवर करता होना चाहिए, जिससे वो क्या होगा, ग्रिप बन जाएगा और लॉक हो जाएगा निपल, और उससे क्या होगा, एयर जो है वो एक्स्ट्रा अंदर नहीं जाएगी। डिटेक्टिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन बाय स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस, मैनेजमेंट शुड बी डन अकॉर्डिंगली। सो नेक्स्ट इज ओवरफीडिंग। थर्ड इज ओवरफीडिंग। हमने पहला क्या पढ़ा बच्चे, स्पिटिंग अप, बर्पिंग अप। दूसरा का क्या किया हमने, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या है, अनकंफर्टेबल फोर्स्ड थ्रोइंग अप ऑफ फीडिंग्स है, राइट। और इसमें हमने क्या किया, और इसमें और क्या किया हमने कि इसे हम नॉर्मल नहीं समझेंगे, क्योंकि ये किसी कारण की वजह से हो सकता है कोई ओवरफीड करवा दिया मदर ने, हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड बर्पिंग हो रही है, हो सकता है एक्सेसिव स्वेलविंग ऑफ एयर की वजह से है, एंड सबसे ज़्यादा सीरियस कि हो सकता है कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, राइट। सो अब ओवरफीडिंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, बट इन एफ्लुएंट फैमिलीज या फिर वेरी प्रोटेक्टिव ओवर प्रोटेक्टिव मदर्स, पोजेसिव मदर्स, और फैमिली में बहुत देर बाद बेबी हुआ है, तो दे आर टेकिंग केयर मोर ऑफ दैट बेबी। इसको ये रोना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हम क्या देते हैं, रोना नहीं चाहिए, पहले ही इसको फीड करवा दो,
तो overfeeding. So the problem can be seen and usually it is difficult to feed the infant forcefully and most infants refuse to take excess amount of feed. अब कई बार बच्चा खुद ही रिफ्यूज कर देता है, ठीक है, वो माउथ ही नहीं ओपन करता है, बट स्टिल मदर्स जो है वो ओपन करेंगी अपने माउथ बच्चे का और बार बार स्पून 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 करके डाली जाएंगी. नो. सो ओवरफीडिंग रिजल्ट्स इन, अब ओवरफीडिंग से क्या होता है, हो सकता है कि ओबेसिटी हो जाए, वॉमिटिंग आने के चांसेस है, डायरिया होने के चांसेस है, बच्चा बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है बच्चे को, राइट. इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं राइस बच्चे में, बिकॉज बच्चा चाहता तो नहीं है ना पीना, बट उसको धक्के से पिला रहे हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. सो ओवर फीडिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय, अब कैसे रिड्यूस कर सकते हो आप ओवर फीडिंग को भी, कैसे रिड्यूस करना है हमने ओवर फीडिंग को. सो अवेयरिंग, इसमें हमने क्या करना है, अवेयरिंग मदर एंड फैमिली मेंबर्स अबाउट द प्रॉब्लम. हमने मदर को अवेयर करना है, फैमिली मेंबर्स को अवेयर करना है कि अभी ओवर फीड नहीं करना है बच्चे को हमने. एंड कैलकुलेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फीड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ द पर्टिकुलर एज ऑफ द चाइल्ड. अगर पेरेंट्स बड़े पोजेसिव हैं, आपको लगता है फैमिली बड़ी पोजेसिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है, तो आपने उनको बताना है कि यू हैव टू कैलकुलेट द फीड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड एज ऑफ द बेबी, देन यू कैन गिव टू योर बेबी. रेगुलर गाइडेंस गिवन बाय द हेल्थ वर्कर्स रिगार्डिंग इन्फेंट फीडिंग. तो जो गाइडेंस है बाय द हेल्थ वर्कर्स दैट शुड बी गिवन टाइमली टू द फैमिलीज. सो नेक्स्ट इज फोर्थ, दैट इज अंडर फीडिंग. अब अगर हम अंडर फीडिंग की बात करें बच्चे, तो अंडर फीडिंग इज द फोर्थ कॉमन प्रॉब्लम. इट मीन्स के गिविंग लेस न्यूट्रिशन देन अ चाइल्ड नीड्स फॉर हेल्दी ग्रोथ. अब उसमें ओवर फीडिंग में क्या था, गिविंग मोर न्यूट्रिशन देन अ चाइल्ड नीड्स फॉर हेल्दी ग्रोथ, बट हियर वी आर गिविंग लेस न्यूट्रिशन, हम कम दे रहे हैं. तो इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या है, अब कॉजेज क्या रहेंगे अंडर फीडिंग के बारे में. फर्स्ट इज कि मदर जो है उसको मिल्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन कम है, लो प्रोडक्शन है, ठीक है, और बच्चा जो है वो डे बाय डे उसकी ग्रोथ हो रही है, एंड द बेबी नीड्स मोर बट प्रोडक्शन इज लेस, तो दैट इज अंडर फीडिंग. सो और हो सकता है कि अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग, ठीक है, हमने आर्टिफिशियल फीडिंग जो है उसको अर्ली इंट्रोड्यूस करवा लिया, और करवा तो लिए बट उसके साथ साथ हम हाईली डाइल्यूटेड फॉर्मूला फीड दे रहे हैं उसको. अगर हमने काउज मिल्क लिया तो उसको उतना ही डाइल्यूट करके दे रहे हैं बेबी को, तो उसका मतलब क्या है कि न्यूट्रिशन जो है और भी लैक हो जाएगा. एंड इट कैन बी ड्यू टू इग्नोरेंस और इट कैन बी ड्यू टू इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स. हो सकता है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हो, है ना, बच्चे जो हैं वो 3-4 बच्चे हैं, उन सभी को खिलाना है. हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज हैं जिसकी वजह से क्या है, आधा दूध और आधा पानी करके मिक्स करके बच्चे को दे रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो द वन कॉज. सो नेक्स्ट जो है दैट इज, अब अंडर फीडिंग जो है दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय. अब हम अंडर फीडिंग को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट इज इंस्ट्रक्टिंग द मदर टू टेक मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन एंड एप्रोप्रिएट टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. ये मैं आपको पहले से ही स्टार्टिंग से ही ये चीज़ समझाती आ रही हूँ. ये सबसे पहले क्या है, हमने कोशिश करनी है इसमें कि मदर जो है उसकी प्रोडक्शन जो है मैमरी ग्लैंड्स में से वो ज़्यादा आनी शुरू हो, और सेकेंड कि मदर जो है उसको हमने एप्रोप्रिएट टेक्निक कि कैसे उसे ब्रेस्ट फीड करना है अपने बेबी को वो सिखानी है. सो टॉप फीडिंग्स पे हमने कम लगाना, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ ये सारी चीज़ें. सो ऑफरिंग बोथ ब्रेस्ट एट अ फीड एंड सेवरल टाइम्स ईच, ठीक है, यही नहीं कि एक ही ब्रेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना और दूसरी ब्रेस्ट कम. कई पेरेंट मदर्स की ये कंप्लेन होती है कि ये मेरा बच्चा तो जी लेफ्ट साइड वाली ब्रेस्ट ही ज़्यादा सक करता है, राइट वाली नहीं करता है. तो दिस डिपेंड्स अपॉन यू, मदर पे डिपेंड करता है ये चीज़, बेबी पे बच्चे पे डिपेंड नहीं करती है ये चीज़, ठीक है. सो यू हैव टू गिव देम इनफ नॉलेज रिलेटेड टू दीज कॉमन प्रॉब्लम्स. फीडिंग फ्रीक्वेंटली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एट डे एंड नाइट एट लीस्ट 10 to 12 टाइम्स पर डे, ठीक है. अगर अंडर फीडिंग है बेबी तो ऑब्वियसली वी हैव फीडिंग जो है वो फ्रीक्वेंटली देंगे, जल्दी फीड करेंगे बेबी को, एंड फॉर एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स पर डे. रिस्ट्रिक्टिंग बॉटल फीडिंग है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि बॉटल फीडिंग अगर हम करते हैं बेबी को, बॉटल इटसेल्फ इज अ पॉइजन फॉर द बेबी.
ठीक है, हमने ये बॉटल फीडिंग वाला चक्कर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करवा देना। इंस्ट्रक्टिंग मदर दैट शी शुड टेक इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड फ्लूइड्स विद रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो मैंने टेक्निक में आपको, जब मैंने आप खुद करके दिखाया था उसमें मैंने ये वर्डिंग्स यूज़ करी थी कि व्हेन मदर इज फीडिंग द बेबी, मदर हैज़ टू टेक आइदर 1 glass of water, in 1 glass of juice or 1 glass of milk or any drink, ठीक है, like this, so that according to the financial status she can take first fluid and then she has to feed the baby. Usually locally available galactagogues or home remedies to increase mother milk secretion. So जो मिल्क सेक्रेशन के लिए, देखिए ज़्यादा मिल्क सेक्रेट हो उसके लिए हमने होम रेमेडीज़ भी फॉलो करनी है और साइड बाय साइड हमने गैलेक्टोगोग्स जो है वो भी हमने मदर को देनी है। सो फिफ्थ इज एक्सेसिव क्राइंग। अब एक्सेसिव क्राइंग में क्या होगा? एक्सेसिव क्राइंग में दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीडिंग प्रॉब्लम। सो एक्सेसिव क्राइंग ऑफ द इन्फेंट इज यूजुअली रिलेटेड टू हंगर। हम कहते हैं ना कि माँ उतनी देर तक बच्चे को खाना नहीं देती है जितनी देर तक बच्चा रोके नहीं दिखाता। तो इट कैन बी ड्यू टू हंगर, इट मे बी ड्यू टू द वेट नैपकिन। बच्चे ने सुसु कर दिया, वेट नैपकिन हो गया तो बेबी इज क्राइंग, या बच्चे को प्यास लगी है, या बच्चे को ठंड लग रही है, या बेबी नीड्स मदर, या उसके एब्डोमिनल कॉलिक है, या उसको कोई और डिस्कम्फर्ट है, इसकी वजह से बेबी इज क्राइंग। सो हाउ यू कैन रिड्यूस दैट क्राइंग? ठीक है, तो इससे बच्चा क्या दूध भी नहीं लेगा। सो अवेयरिंग मदर अबाउट द एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ इट। यस, कि बच्चा अगर दिस इज ड्यू टू हंगर, इफ दिस इज ड्यू टू हंगर, बेबी इज क्राइंग ड्यू टू हंगर, तो यू हैव टू एडवाइज द मदर कि आपने बच्चे को एडिक्वेट ब्रेस्ट फीड करना है। पहले फर्स्ट ब्रेस्ट जो है उसको आप जो फुल है ब्रेस्ट उसको एम्प्टी करोगे, क्योंकि उसमें फोर मिल्क और हाइंड मिल्क होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में समझाया, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। और फिर जब सेकेंड टाइम आप बच्चे को फीड दे रहे हो तो आपने सेकेंड ब्रेस्ट जो है उस पर बच्चे को लगाओगे और फिर उसको भी एम्प्टी करोगे। ठीक है, क्योंकि पहला जो है वो क्या करता है, थर्स्ट कंप्लीट करता है, और दूसरा हाइंड मिल्क जो है वो हंगर को कंप्लीट करता है। राइट, सो डिटेक्टिंग द कॉज ऑफ क्राइंग। अगर हंगर भी ये कारण नहीं है, दिस इज नॉट द कॉज, देन यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट कॉज एंड यू हैव टू गिव द एप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर इट. Administering mild antispasmodic therapy to get relief from colic. Yeah, if it is due to abdominal colic, then you have to give colic aid, that is antispasmodic medications. Then provide prone position to get relief from this problem. अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है उसको abdominal colic की वजह से पेन हो रही है, तो आप उसको prone position में लटाओगे and definitely the baby will get relief from this problem. So next is dehydration. Next is dehydration fever. अब dehydration fever क्या रहेगा? मैंने पहले में क्या आपको टीच करा? First I have teach you spitting up or burping up problem. Second is vomiting. Third is overfeeding. Fourth is underfeeding. Fifth is excessive crying. And now sixth is dehydration fever. अब dehydration fever. So fever or drowsiness, lethargy and refusal of feed are common in neonates in first 3 to 4 days of life, but it can be due to inadequate feeding or it may be due to infection. Yes, अगर बच्चे को 3 से 4 दिन में हम adequately feed नहीं करते हैं तो baby may feel lethargic. तो baby जो है वो lethargic हो जाएगा, उसको fever होगा, ठीक है, and this is the one cause and it can be due to other infections. So how to reduce this? What are the measures to reduce this? ठीक है, so measures क्या क्या रहेंगे देखिए. So पहला measure है mothers should be made aware about the adequacy of breast milk feeding and appropriate technique of it with patience to manage the dehydration. Yes, if mother is feeding this kind of problem baby, तो mother should be patient. ठीक है, मदर जो है उसको पेशेंस रखनी होगी, आराम से बच्चे को दूध पिलाना है. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इनएडिक्वेट फीडिंग होगी तो बेबी में फील ड्राउजी, बेबी में फील लेथार्जिक. तो इसीलिए मदर को
अवेयर होना पड़ेगा कि मैंने अपने बच्चे को फीड कैसे करना है। सेकेंड इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इफ any associated infection is there. Hygienic measures and adequate warmth should be maintained in these kind of cases. So next, this is the last one, suckling and swallowing difficulties. अब suckling and swallowing difficulties में क्या होगा बच्चे? Some neonates have suckling problem in first few days. ठीक है, अब नियोनेट्स जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, प्री टर्म्स जो उनमें तो वैसे ही सकिंग रिफ्लेक्स पुअर होता है, बट नियोनेट्स जो है उनको थोड़ा टाइम लगता है सकिंग रिफ्लेक्स अपना गुड करने के लिए. सो इट विल टेक फ्यू डेज आफ्टर बर्थ. इट मे बी नॉर्मल इन द प्रोसेस टू अडेप्ट द ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक. सो बट द प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम, अब देखो ये स्मॉल प्रॉब्लम है ना, दिस इज द, अगर बच्चा फर्स्ट फ्यू डेज ले रहा है तो ये नॉर्मल होता है इन एवरी, दिस इज नॉर्मल फॉर एवरी न्यूनेट. बट कई बार क्या होती हैं कि जो बच्चे होते हैं ना उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो इट मे बी ड्यू टू कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन. अब आपने सुना होगा क्लेफ्ट लिप, जिसमें बच्चे का लिप जो है वो सेंटर से या ऐसे ना कटा होता है लिप, ठीक है. और पैलेट, बच्चे की टंग लार्ज है, राइट. देन नेजोफेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, कोएनल एट्रेजिया हो गया. सो और इट कैन बी ड्यू टू द कंडीशंस ऑफ ब्रेस्ट के मदर के. दिस इज द कंडीशन ड्यू टू बेबी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं. क्लेफ्ट लिप है, पैलेट है, उसको सक नहीं हो रहा उससे अच्छे से, पैलेट है तो स्वेलो नहीं हो रहा अच्छे से, नेजोफेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है बच्चे में. तो नोज जो है बच्चा सक नहीं कर पा रहा है उसको, फीड को, ठीक है. सो इसी तरह से अब मदर में भी ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. हो सकता है कि मदर का क्रैक्ड निप्पल हो गया, क्रैक्ड निप्पल हो गया, रिट्रैक्टेड निप्पल है, बिग निप्पल है, बच्चे के माउथ में ही नहीं जा रहा है, ब्रेस्ट एनगॉर्ज हो गई है, ब्रेस्ट एब्सेस हो गई है, सो मदर इज अनएबल टू फीड द बेबी, ठीक है. तो इन दीज केसेस क्या है, हो सकता है फिर अगर ये कंडीशंस हो जाएंगी तो हो सकता है बच्चा अंडर फीडिंग में चला जाए, है ना, क्योंकि मदर इज नॉट एबल टू फीड द बेबी. हो सकता है नाउ मदर जो है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो शी विल पुट हर बेबी ऑन आर्टिफिशियल फीडिंग, ठीक है. सो केयरफुल इन ऑल दोज केसेस, व्हाट यू हैव टू say to mother is careful assessment of the cause and specific management should be done quickly to prevent further complications and poor prognosis, right. So आपने क्या करना है, जो कॉज है उसकी तरफ अच्छे से ध्यान देना है और उसको मैनेज करने की कोशिश करनी है, रादर कि वो चीज़ कोई कम्प्लेक्स हेल्थ इशू में कन्वर्ट हो जाए. उससे पहले ही हमने ये नहीं करना है कि पूरे प्रोग्नोसिस में चले जाए, हमने उसे पहले ही रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है. सो दिस इज ऑल अबाउट फीडिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है. सो मैं आप एक बार आई विल रिकैप्चुलेट. सो फीडिंग प्रॉब्लम्स में हमने कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, है ना. मैंने आपको बताया था कि कई बार बच्चे जो है वो बहुत कम फीड लेते हैं या बहुत फ्रीक्वेंट फीड्स लेते हैं या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ फीडिंग लेते हैं या रॉन्ग टेक्निक ऑफ फीडिंग होती है. सो ये कारण हो जाते हैं फीडिंग प्रॉब्लम्स होने के. सो इसमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हमने आज डिस्कस करी हैं, जिसमें हमने स्पिटिंग अप और बर्पिंग अप, जिसे हम रिगर्जिटेशन भी बोलते हैं, जिसे हम पोजेटिंग भी बोलते हैं, POSSETING. और इसका हमने ये भी पढ़ा कि हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. फिर हमने वॉमिटिंग करा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये अनकम्फर्टेबल फोर्स्ड थ्रोइंग अप ऑफ फीडिंग्स होती हैं, ये नॉर्मल नहीं होती. हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि किस कारण की वजह से हो सकती है और हम इसे कैसे रिड्यूस करेंगे. ओवर फीडिंग जो है, इसमें मैंने आपको बताया कि अगेन दिस इज़ नॉट अ कॉमन प्रॉब्लम. तो ये बहुत ओवर पोजेसिव जो पेरेंट्स होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स जो होते हैं, उनमें ये ज़्यादा होती है. और इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ओबिसिटी, वॉमिटिंग, डायरिया, एक्सेसिव क्राइंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इमोशनल प्रॉब्लम्स जैसी चीज़ें हो सकती हैं. और हम इसे कैसे रिड्यूस करेंगे ये भी मैंने आपको बताया. उसके बाद मैंने आपको अंडर फीडिंग के बारे में बताया कि जिसमें हम बच्चा जो है वो लेस न्यूट्रिशन लेता है और उसके कारण क्या रहेंगे और इसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. उसके बाद मैंने डिस्कस करा था आपसे एक्सेसिव क्राइंग, जो सबसे पहला जो कारण था दैट इज ड्यू टू हंगर, है ना. और हंगर जो है वो क्यों होएगा, अगर मदर जो है वो
सिक्रीट नहीं कर पा रही है ब्रेस्ट मिल्क, उसकी वजह से। सो एडुकेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट देयर। एंड नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन फीवर, ऑब्वियसली बिट ऑब्वियस कि जो फर्स्ट 3 डेज में और 3 to 4 डेज जो हैं लगते हैं बेबी को सकल रिफ्लेक्स जो अडेप्ट होने में, तो उस ड्यूरेशन में हो सकता है कि बेबी जो है वो ड्राउजी फील करे, लेथार्जिक हो, और उसके बाद बच्चों को इन्फेक्शंस भी हो जाए, फीवर भी हो जाए। और फीवर जो है वो हो सकता है किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो इन केसेस में आप क्या करेंगे, उसके मेजर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। एंड लास्ट इज सकलिंग एंड स्वेलविंग डिफिकल्टीज, और इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि बेबी में भी कुछ दिक्कत हो सकती है जिससे वो सक नहीं कर पा रहा है, स्वेलो नहीं कर पा रहा है, जिसमें उसको स्वेलो नहीं कर पा रहा है, जिसमें उसको हो सकता है कोई कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशंस हो। और इसी तरह से ब्रेस्ट जो है, मदर की जो ब्रेस्ट है उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से मदर फीड नहीं कर पा रही है बच्चे को, तो उससे उसका जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो पुअर हो रहा है। ठीक है, सो दीज ऑल आर द कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम्स विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू। बच्चे, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे मेरे टेक्स्ट कमेंट सेक्शन में जाकर टेक्स्ट कर सकते हैं, और मेरे से क्वेरीज जो हैं, क्वेरीज अगर आपको हैं तो, और डाउट्स अगर आपको हैं तो वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो वो भी आप मेरे को लिख कर बता सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर दैट टॉपिक। एंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल, लाइक योर चैनल। थैंक यू सो मच।